नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे संचार के तत्व के बारे में। लेकिन संचार के तत्व के बारे में जानने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है संचार प्रक्रिया। हम सभी जानते हैं कि संचार प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि संचारक और प्रापक के बीच में चलती है। लेकिन किसी भी संचार प्रक्रिया को सुचारू रूप से अगर हमें चलाना है तो उसके लिए संचारक, संदेश और प्रापक इन तीनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन तीनों में से हम किसी भी एक को हटा देते हैं तो हमारी संचार की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाती है। और अब बात करते हैं हम संचार के तत्व की। संचार के तत्व की अगर हम बात करें तो ये तत्व है हमारे संचारक, संदेश, माध्यम, प्रापक, प्रभाव, फीडबैक और एक और तत्व इसके साथ जुड़ जाता है वो है शोर। तो सबसे पहले हम जानते हैं संचारक। किसी भी संचार की प्रक्रिया को लागू करने के लिए सबसे जरूरी हो जाता है हमारे लिए संचारक का होना। संचारक यानी जिसके पास संदेश होता है, जो संदेश का निर्माता होता है, जो संदेश को बनाता है, या कोई सूचना उसके पास होती है जो सूचना प्रापक तक देना चाहता है। तो इसलिए किसी भी संचार की प्रक्रिया में पहला तत्व आ जाता है संचारक, जो कि संचारक हमारा मूल तत्व माना जाता है, क्योंकि जितनी भी सूचना है, जितने भी संदेश है वो यहीं से निकलते हैं। उसके बाद आता है संदेश। संचारक है, लेकिन संचारक के पास क्या संदेश है, क्या संदेश वो देना चाहता है, संदेश का क्या प्रारूप है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि संदेश को जब हम प्रापक तक पहुंचाते हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि प्रापक की आवश्यकताएं क्या हैं। प्रापक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम संदेश का निर्माण करें। जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, जब सिद्धांत की बात की थी, कि प्रापक की क्या भाषा है, प्रापक किस तरीके से किस संदेश को प्राप्त करता है, उसके आधार पर हम संदेश को तैयार करें। यह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद आता है माध्यम। संचारक है, संचारक के पास संदेश है, सूचना है, वो सूचना क्या है, संदेश क्या है, उसका प्रारूप हमारे पास आ गया। अब बात आती है माध्यम की, कि हम ऐसा कौन सा माध्यम का चयन करें जिससे कि सूचना प्रापक तक प्रॉपर पहुंच जाए। यानी कि संचारक जिस प्रभाव के साथ चाहता है कि प्रापक उस संदेश को, उस सूचना को प्राप्त करे, तो ऐसा कौन सा माध्यम का चयन किया जाए जिससे कि वही प्रभाव प्रापक के ऊपर सूचना को ग्रहण करते समय पड़े। अगर हम बहुत सारे समुदाय तक या बहुत सारे व्यक्तियों तक सूचना को पहुंचाना चाहते हैं तो हमें जन माध्यम को वैसे ही चुनना पड़ेगा, ताकि सबके पास एक साथ वो सूचना उसी प्रभाव के साथ पहुंच जाए। जैसा कि मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, अगर प्रापक निरक्षर है और आप प्रिंट मीडिया को चुन लेते हैं अपने माध्यम को, तो वो सूचना, आपका जो प्रभाव प्रापक पर पड़ना चाहिए वो प्रापक पर प्रभाव नहीं पड़ता है, और कहीं ना कहीं संचारक का जो संदेश भेजने का कार्य वो वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि उस प्रभाव के साथ प्रापक उस सूचना को ले ही नहीं पा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे प्रापक कौन है, हमारे प्रापक कौन है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें संदेश का निर्माण करना पड़ता है, और फिर उसी के आधार पर हम अपने माध्यम का चयन करते हैं ताकि वो प्रापक तक हमारी सूचना पहुंच जाए। संचारक, संदेश, माध्यम, उसके बाद प्रापक। क्योंकि किसी भी संचार की प्रक्रिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रापक का होना। अगर प्रापक है ही नहीं तो चाहे आप कितना भी संदेश का निर्माण कर लें, कितना भी आप प्रभावी संदेश बना लें, कितना भी प्रभावी आप माध्यम का चयन कर लें, लेकिन अगर प्रापक नहीं है तो आपकी सारी प्रक्रिया वहीं अपूर्ण हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए प्रापक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रापक पर भी जिस संचारक ने जिस प्रभाव के साथ संदेश का निर्माण किया है उसी प्रभाव के साथ प्रापक उस संदेश को प्राप्त करे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर इसके बाद बात आती है प्रभाव की। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि संचारक ये चाहता है, जिस समय वो संदेश बना रहा है, कि जिस सोच के साथ, जिस प्रभाव के साथ वो इस संदेश का प्रारूप तैयार कर रहा है, वही प्रभाव प्रापक अपने ऊपर ले, उसी प्रभाव के साथ उस संदेश को प्रापक ग्रहण करे। अगर उस प्रभाव के साथ, उस सकारात्मक सोच के साथ प्रापक संचारक के द्वारा दिए गए संदेश को प्राप्त नहीं करता है तो संचारक का संदेश प्रापक को देना बेकार हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रभाव का होना, क्योंकि जब प्रापक के पास किसी संदेश का प्रभाव जो पड़ेगा उसी के हिसाब से प्रापक अपना फीडबैक देगा। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी संदेश को या किसी भी सूचना को हमने पहुंचा दिया, वो प्रापक तक पहुंची या नहीं पहुंची, या प्रापक पर उस सूचना का, संदेश का क्या प्रभाव पड़ा है, वो हमें तब पता चलता है जब हमें उस सूचना या संदेश का फीडबैक मिल जाता है। फीडबैक कब देगा प्रापक? जब उस प्रभाव के साथ स्पष्ट संदेश उस तक पहुंच जाता है,
तब जाकर के फीडबैक संचारक के पास पहुंचता है, फिर संचारक को पता चलता है कि आप वास्तव में जिस सोच के साथ, जिस प्रभाव के साथ उसने उस संदेश को तैयार किया था, क्या प्रापक ने भी उसी प्रभाव के साथ उस संदेश को प्राप्त किया। इसलिए किसी भी संचार प्रक्रिया में फीडबैक का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें जब फीडबैक मिल जाता है तभी हमें पता चलता है कि हमारा संदेश पूरी तरह से प्रापक तक पहुंच चुका है। इन सबके साथ एक तत्व और काम करता है, शोर। वो इसलिए शोर का हम बात यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी संदेश को भेजने में शोर अगर अपनी भूमिका निभा रहा है तो ना तो प्रापक पर वो प्रभाव डालेगा संदेश, और न ही सही तरीके से फीडबैक संचारक को मिल पाएगा। क्योंकि जब शोर होता है तो संदेश पूरी तरीके से प्रापक तक नहीं पहुंच पाता है। ज्वाइन की तो संदेश प्रापक तक पहुंचने में कहीं ना कहीं व्यवधान आ जाता, अवरोध आ जाता। जैसे कि हमने बात भी की थी कि जो शोर होते हैं वो शोर दो तरह के होते हैं। एक तो भौतिक शोर होता है, जब हम कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं प्रापक के पास, तब जो व्यवधान आता है वो शोर भौतिक शोर होता है, जिससे भी प्रापक तक संदेश प्रॉपर नहीं पहुंचता। दूसरा होता है शब्दार्थ का शोर, यानी कि कोई शब्द ऐसा कठिन हमने प्रयोग किया जो कि प्रापक की समझ में ही नहीं आ रहा है। जब उसकी समझ में वो शब्द आएंगे ही नहीं तो उसका प्रभाव उस तक पड़ेगा ही नहीं और वो उस हिसाब से फीडबैक दे भी नहीं पाएगा। तो ये शोर तत्व भी संचार प्रक्रिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से संचार के तत्व हमारे लिए संचारक, संदेश, माध्यम, प्रापक, प्रभाव, फीडबैक और शोर, इन सभी तत्वों से मिलकर के एक संचार प्रक्रिया हमारी पूर्ण